इस वीडियो के अंत तक बेटा आपको अपना लेवल पता चल जाए कि हम लोग बेटा मेंडल चाचू की बात कर रहे थे और मेंडल चाचू यहाँ पे सामने प्रकट हो गए। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं मेंडल चाचू को। और मेंडल कह रही है वेन को कि वेन दीदी मुझे ब्लड को बहुत हाई प्रेशर पे लेके जाना पूरी बॉडी। कई बच्चे सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, सीधा आंसर निकाल दिया। सबसे पहले फर्स्ट आना उन्हें क्लास में आंसर बता के जिंक आके एल्यूमिनियम को कहेगा कि भैया मैं आपको डिस्प्लेस कर दूं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि क्या मैं आपको डिस्प्लेस कर दूं। एल्यूमिनियम कहेगा चल भाग यहाँ से, तू मेरे को क्या डिस्प्लेस करेगा। बेटा जब भी पेपर में ऐसे खतरनाक से स्ट्रक्चर बने हुए आप देखते हो आपका कॉन्फिडेंस पहले गिर जाता है। कम्युनिकेशन सेंटर के बाहर भी बच्चे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। बेटा पेपर किसने सेट किया? क्या पेपर उनके चाचू ने सेट किया या पेपर उसके मामू ने सेट किया? पेपर बेटा सीबीएसई ने सेट किया है। और हम मम्मी ने आपको पुश के चांटा लगाया। एक सेकंड में आपको कितने चांटे लग रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, है ना। अपनी एक्टिवा चला रहे हैं एंड सडनली एक जो डोंगी बैठा है आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया। बड़ा ही बेटा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पता नहीं कितने ही बच्चों ने पूछ लिया होगा। टीचर आपको वो करवा रहे हैं तो वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं। 11th एंड 12th के लिए इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि मदर और बच्चे के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा। हम लोगों ने बेटा तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट की होती है, बट हमारा ब्रेन हमें डराता है कि हमें बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन, वेस्ट ही बायोडिग्रेडेबल है, तब भी हमारे एनवायरनमेंट की बैंड बजने वाली है। साथ साथ ये फॉर्मूला 3 बार बोलेंगे कि बेटा दुनिया इधर की उधर हो जाएगा। अगर आपके पास साइंस का पेपर है और साइंस में वाह ताजमहल, अब शाहजहां को थोड़ी ना पता था कि है ना उसके ताजमहल की बातें केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी होंगी आने वाले कुछ सालों में। अब छोटी दीदी के बगल में एक बड़ी दीदी भी है, तो इसके आप जब ऑन करेंगे लाइट तो साथ में पंखा भी ऑन होगा, है ना। तो पंखा ऑन हो जाएगा इस मौसम में, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या हालत है। नहीं हुई, फ्लावर को पता था कि भाई अगर सेपल नहीं होंगे, रंग बिरंगे पेटल्स नहीं होंगे तो कोई भी इंसेक्ट उस फ्लावर तक आएगा ही नहीं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी बहुत अच्छी जारी होगी। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के टॉप 38 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड का मतलब है पिछले 5 साल में ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कॉन्सेप्ट जो सीबीएसई बार बार क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पुट कर रही है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में फ्रेम किया है। अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। मुझे पता है बेटा आप लोगों की हालत इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग बहुत स्ट्रेस में हो, बट इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। इस वीडियो के अंत तक बेटा आपको अपना लेवल पता चल जाएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि सीबीएसई एक्चुअल में क्वेश्चन फ्रेम कैसे करती है। हम लोग बहुत सारे बेटा हाई फाई क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हम कभी किसी सैंपल पेपर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, कभी किसी सोर्स से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में हमें यह जानना पड़ेगा कि सीबीएसई के क्वेश्चंस को पुट करने का ट्रेंड क्या है। और बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगता है इन वीडियोस को बनाने में। तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और छोटा सा लाइक एक मोटिवेशन का काम करता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है द 3 फंक्शन परफॉर्म बाय दिस स्ट्रक्चर। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन बेटा सीबीएसई ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको देती है। सीबीएसई का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों के लिए मुश्किलें क्रिएट करें एग्जाम में। 80 to 85% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बेटा जो इंडिया का हर कोई बच्चा सॉल्व कर पाए जिसने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन सीरियसनेस से करी है। 15 to 20% ऑफ पेपर ऐसा आता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, बट हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे और आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल का पता चल जाएगा। आप लोगों को पता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा के फंक्शन हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए बेटा। किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में स्टोमेटा पे क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टोमेटा के फंक्शंस को मैं यहां लिख देता हूं, आप भी अपने पास नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं। तो अगर ये टाइनी होल्स हैं, अगर ये लीफ के सरफेस पे टाइनी होल्स हैं, तो ये किसमें काम आने वाले हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आने वाले हैं। बेटा प्लांट ने गैसेस तो एक्सचेंज करनी है सराउंडिंग से, तो गैसेस को एक्सचेंज कराने के लिए बहुत जरूरी है कि स्टोमेटा रोल प्ले करे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस से बेटा पानी इवेपोरेट करेगा, और वो पानी इवेपोरेट किसकी हेल्प से करेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर ट्रांसपीरेशन होती है तो उससे कूलिंग होती है, तो प्लांट को बेटा अपना टेम्परेचर भी तो मेंटेन करना है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी
कौन करवाता है? स्टोमेटा। सो स्टोमेटा के फंक्शंस याद हो गए हमें, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, एंड क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एंटासिड्स एंड गिव 2 एग्जांपल एंड राइट देयर रिएक्शंस टू। बहुत सारे क्वेश्चन एक में ही पूछ रखे हैं बेटा। आपके पास पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हो स्टमक है, स्टमक के अंदर बेटा फायर का सिंबल बना रखा है। एंटा एसिड 2 वर्ड से मिलकर बना है, आपको पता है। एंटा मतलब एंटी और एसिड मतलब एसिड। एसिड के दुश्मन कौन? बेस। तो एंटा एसिड्स आर जनरली बेसिस। कैसे बेसिस होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो हमें नुकसान दे देंगे। तो ये कैसे बेसिस होते हैं? माइल्ड बेसिस होते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? न्यूट्रलाइज करवाने के लिए। किसको न्यूट्रलाइज कराना है? एक्सेस एसिडिटी को। सो ये न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिडिटी को। सो एंटा एसिड, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगी दैट व्हाट आर एंटा एसिड। माइल्ड बेस होते हैं। क्यों लिए जाते हैं? ताकि हमारे स्टमक में जो भी एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कराया जा सके। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, बेकिंग सोडा एक एंटा एसिड है, हम घरों में कॉमनली यूज करते हैं एसिडिटी के लिए। या फिर जो इनो है, इनो भी इसका एग्जांपल है, बट ज्यादा बेटर रहेगा आप इनो के ब्रैकेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख के आए, बिकॉज इट कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो आपको याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इनो एक ही बात है। अब वो कह रहे हैं इसकी रिएक्शन लिखो, लिख देते हैं। सपोज मेरे पास है MgOH ट्वाइस, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं HCl। अब तुम कहोगे HCl कहां से आया? बेटा स्टमक में HCl ही तो होता है जो एसिडिटी कोज करता है। तो कंफ्यूजन ना हो, इसके नीचे लिख देते हैं इनो। जब भी आप एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के आते हैं बेटा तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है। HCl के नीचे क्या लिख दें? स्टमक से। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट एंड वाटर। तो क्या बनेगा? Mg के साथ ये Cl जुड़ेगा और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर। तो हमारे पास सोल्ट बनेगा और साथ में बनेगा water. So this type of reaction will be called as neutralization reaction. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। I will personally revert that. Clear? तो moving to the next question. Next question is label this diagram and give reason that why the flow of information is always unidirectional. बेटा ये डायग्राम आपको पता है, ये डायग्राम किसका है? साइनैप्स का है। साइनैप्स क्या होता है? गैप और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 के बीच का जो गैप होगा, यहां पे क्या बना रखा है? ये क्या है? नर्व एंडिंग। ये एक न्यूरॉन की क्या है? नर्व एंडिंग है, या फिर इसको आप एक्सोन टर्मिनल भी बोल सकते हो। दिस इज नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, दिस इज डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और इनके बीच का जो गैप होता है दैट गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स। ये बात आपको पता है। अब साइनैप्स के अंदर बेटा ये जो पिंक कलर के मॉलिक्यूल हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो भी आपके सिग्नल्स हैं उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कौन लेके जाता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर किस बैलून के अंदर भरे हुए हैं? इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। दीज आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल। फटाफट से रिकैप्चुलेट करा देता हूं बेटा। एक है आपके पास न्यूरॉन 1, एक है आपके पास न्यूरॉन 2। न्यूरॉन 1 का एंड वाला पोर्शन, दैट एंड पोर्शन इज कॉल्ड एज एक्सोन टर्मिनल और नर्व एंडिंग। दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग का पोर्शन इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। अब एक एक्सोन टर्मिनल, एक डेंड्राइट, बीच में जो गैप होगा दैट गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स। ऊपर से बेटा गेंदें आ रही हैं और सामने विकेट कीपर खड़ा है उन बॉल्स को कैच करने के लिए। ये जो विकेट कीपर है, ये विकेट कीपर यहां पे लगे हुए हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर कैच कर रहे हैं बेटा आने वाली गेंदों को। तो विकेट कीपर के सामने बॉल आई और उसने बॉल को कैच किया, तो बॉल यहाँ पे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। और जो कैच कर रहा है दैट इज रिसेप्टर, जो कि कहां लगे हुए हैं? नेक्स्ट न्यूरॉन पे लगे हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। साथ में उन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ व्हाई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल। मुझे ये बताओ कि भाई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सोन टर्मिनल से यहां तो हो सकती है, पर यहां से यहां क्यों नहीं हो सकती? बेटा सोच के बताना। क्या यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है? नहीं है। रिसेप्टर तो कहां प्रेजेंट है? नेक्स्ट न्यूरॉन पे, डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो क्योंकि रिसेप्टर ने न्यूरोट्रांसमीटर को कैप्चर करना है, तो कैसे कैप्चर करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर आया और कैच कर लिया। बट अगर इंफॉर्मेशन इधर से इधर ले जानी है तो ले जाओ, लेकिन यहां बेटा कोई रिसेप्टर ही नहीं प्रेजेंट है। तो इसका बेटा सिंपल सरल आंसर है इसका कि
रिसेप्टर्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट नॉट ऑन द एक्सोन टर्मिनल। इस वजह से ये फ्लो क्या रहने वाला है, यूनी डायरेक्शनल रहने वाला है। मेरे को अभी भी याद है बेटा 2020 में जब कोविड लगा था, कोविड से पहले जो एग्जाम हुए थे बच्चों के साइंस के, उसमें पहली बार ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था 3 मार्क्स का। और 3 मार्क्स में बच्चों को ये तो पता था रिसेप्टर वाला कॉन्सेप्ट, बट उनको ये नहीं पता था कि 3 मार्क्स में इसको कैसे इलेबोरेट करना है। आपको बेटा पहले क्या करना था, आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसकी लेबलिंग करें एंड देन अपने आंसर को उस डायग्राम से लिंक करते हुए अटेम्प्ट करेंगे। आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा कि आपके पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, मार्क्स ज्यादा होंगे पर लिखने में कंटेंट नहीं होगा। मेक डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बायो के अंदर जहां पे भी आपको लगे छोटा सा डायग्राम बन सकता है, डेफिनेटली आप डायग्राम बनाएंगे, इट विल गिव अ प्लस पॉइंट। Next question, the ability of human eye to observe near as well as far object clearly. Again हमारे पास लड्डू क्वेश्चन है और ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। This property is called as power of accommodation. This property is called as power of accommodation. क्या मतलब होता है power of accommodation का? बेटा power of accommodation का मतलब होता है हमारी आई की कैपेसिटी कि वो नियर और फार ऑब्जेक्ट को साथ साथ देख ले। जैसे आपने कभी कैमरा देखा होगा बेटा, कैमरा जब किसी भी चीज को कैप्चर करता है तो आपने देखा होगा जो फ्रंट में चीज होती है उस पर फोकस जाता है और बैकग्राउंड क्या हो जाता है, ब्लड। जैसे अभी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो स्क्रीन पे आप जब देख रहे हो तो स्क्रीन वाली जो इमेज है आपको क्लियर दिखेगी और बैकग्राउंड ब्लड दिखेगा। बट जैसे ही आप किसी सामने की दीवार पे देखोगे तो दीवार आपको क्लियर दिखेगी, सामने पड़ा ऑब्जेक्ट ब्लड दिखेगा। बेटा ये बहुत जबरदस्त पावर है ह्यूमन आई की, दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, power of accommodation. It is the ability of human eye to observe near as well as far object clearly. ये ability है, this is the ability of human eye to observe near as well as far object clearly. अब कोई आपसे पूछे कि भैया पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मसल का नेम है सिलियरी मसल। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल सिलियरी मसल, और ये सिलियरी मसल रिस्पॉन्सिबल है पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए। समझ लेते हैं, ये है बेटा हमारा आई लेंस। कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, वीडियो पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके ऊपर होती है बेटा ये सिलियरी मसल, और ये सिलियरी मसल लेंस की थिकनेस को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। अब कॉमन सेंस है, लेंस अगर थिक और थिन होगा तो बेटा लेंस की फोकल लेंथ पे फर्क आएगा। लेंस की फोकल लेंथ पे फर्क आएगा तो हमारी जो इमेज है, वो जो इमेज सामने से ऑब्जेक्ट की बन रही है, वो पर्टिकुलरली रेटिना पे बनेगी। देखो बेटा 100 बात की एक बात है, हमारी आई को कुछ भी करके इमेज कहां बनानी है, रेटिना पे बनानी है, चाहे ऑब्जेक्ट बेटा 1 मीटर पे पड़ा हो या 100 मीटर पे पड़ा हो। तो इसलिए सिलियरी मसल्स कहती है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं कि मैं रेटिना पे कुछ भी करके इमेज बनवाऊंगी। तो उसके लिए क्या करेगी सिलियरी मसल, आपके लेंस को थिक या थिन कर देगी। जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपने पास लेके जाते हो तो क्या होगा, सिलियरी मसल लेंस को थिक कर देगी, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे बनेगी। जब आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब सिलियरी मसल क्या करेगी, इस लेंस को थिन कर देगी, तब भी इमेज कहां बनेगी, रेटिना पे बनेगी। मतलब कुछ भी कर लो, इमेज रेटिना पे ही बनने वाली है। बस फर्क सिर्फ इतना है, लेंस की थिकनेस चेंज करेगी कौन, सिलियरी मसल। सो थैंक्स टू सिलियरी मसल्स बेटा। अगर सिलियरी मसल्स ना हो तो आप सिर्फ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ऑब्जेक्ट को देख पाओ। और एक और क्वेश्चन आप कमेंट में लिखेंगे, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स इन ओल्ड एज। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है, कौन सी बीमारी होती है, कौन सा आई डिफेक्ट होता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायो, दैट इज नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको ह्यूमन बीइंग के उस हार्ट के पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है। दैट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। बेटा सिंपल सी बात है, हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। बेटा ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब जाता है तो हम नहीं चाहते कि वो वापस से ऊपर जाके मिक्स हो। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज valve. So valve are very very important. These are very important to prevent the backflow of blood. Next है हमारे पास part which bring deoxygenated blood back to the heart. Deoxygenated blood back to the heart. बेटा यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रही है पाइप, this is called as vena cava. तो इसका आंसर क्या बनेगा, पार्ट 1 का ये हो गया,
पार्ट 2 का होगा वीना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। मेनली ये रोल प्ले करेगी बेटा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा ये रोल प्ले करेगी कि वो क्या करे, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, कहां पे, हार्ट में। चैम्बर विच इज थिक वोल्ड, सबसे थिक वोल्ड चैम्बर कौन सा होता है बेटा, वेंट्रिकल्स बहुत थिक वोल्ड होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है। ब्लड हमेशा बेटा वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, याद रखना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वेंट्रिकल्स है, ब्लड हमेशा वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकला, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकला। और अगर वेंट्रिकल्स में से भी पूछें तो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल, क्योंकि बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल ने जबरदस्त प्रेशर की मदद से इस ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है। वेसल विच है वाइड ल्यूमन थिन वोल्ड, कौन सी वेसल बेटा वाइड ल्यूमन होती है और थिन वोल्ड होती है। सबसे पहले ल्यूमन का मतलब समझते हैं। अगर बेटा ये मेरे पास कोई वेसल है, दिस इज अ ब्लड वेसल, तो इसको अगर मैं घुमा दूं तो इसका जो सामने वाला पोर्शन होगा वो ऐसा होगा, सामने वाला पोर्शन ऐसा होगा। ये जो अंदर का एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन। तो ये उसकी क्या होगी, ये होगी उसकी थिकनेस होगी। क्लियर। तो वाइड ल्यूमन किसमें होगा, वाइड ल्यूमन होगा जिसकी वॉल थिन होगी। वाइड ल्यूमन किसका होगा, जिसकी वॉल थिन होगी। तो बेटा वेन जो होती है, वेन होती है वो थिन वोल्ड होती है, थिन होती है, थिन वोल्ड होती है। और उनका ल्यूमन कैसा होता है, ल्यूमन होता है वाइड। जबकि अगर मैं बात करूं आर्टरी की, तो आर्टरी थिक वोल्ड होती है और थिक वोल्ड होने के साथ उनका ल्यूमन कैसा होता है, नैरो। बेटा आर्टरी ने बहुत प्रेशर सहन करना है, बहुत हाई प्रेशर पे ब्लड को लेके जानी है। अब आर्टरी कह रही है वेन को कि वेन दीदी मुझे ब्लड को बहुत हाई प्रेशर पे लेके जाना पूरी बॉडी में। तो वेन ने कहा कोई बात नहीं, तू अपनी थिकनेस बढ़ा ले, और आर्टरी ने अपनी थिकनेस इंक्रीज कर ली। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, कोई अपनी थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता। आर्टरीज और वेन डिजाइन ही ऐसे करी गई हैं कि आर्टरीज थिक वोल्ड होती हैं, नैरो ल्यूमन होता है, वेन थिन वोल्ड होंगी, तो ऑब्वियसली उसका ल्यूमन हो जाएगा वाइड। नेक्स्ट मूविंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फिजिक्स, और फिजिक्स के बेटा जहां न्यूमेरिकल आते हैं हम लोग घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले न्यूमेरिकल जब भी आए उसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो इसके अंदर इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले जो रेजिस्टर्स हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। उसको पहले कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में, फिर कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में। और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 16 है। टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 4। तो पहले हमने बेटा आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आर की वैल्यू मेरे पास जो है 16 ओम है। इसको लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 16 ओम। एन कितना है, 4 है। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कितने हैं, 4 है, तो 4 लिख लिया। सबसे पहले बेटा पेपर में ये लिखेंगे, क्या हमें सीरीज के लिए फॉर्मूला पता है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का, आर सीरीज इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एन। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है आरपी इज इक्वल टू आर बाय एन। तो यहां से मेरे पास आर सीरीज की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 4 दैट इज 64 ओम। और मेरे पास आर पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4 ओम। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, रेजिस्टेंस की। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो बताओ इनमें करंट की रेशो क्या होगी। बैटरी की वैल्यू क्या है, 12 है, लिख दें। बैटरी की वैल्यू क्या है, 12 है। सो V क्या है, 12 वोल्ट। V क्या है, 12 वोल्ट। तो यहां पे आपको I निकालना है। I कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू V बाय R। I यहां पे कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू V बाय R। तो V की वैल्यू क्या है, 12, R की वैल्यू क्या है, 4। तो यहां पे तो I आ गया हमारा 3 एम्पियर। क्लियर। यहां पे जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। मतलब आपको बेटा बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी स्टेप में गलती होगी तो उसी स्टेप के मार्क्स कट होंगे। कई बच्चे सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, सीधा आंसर निकाल दिया। सबसे पहले फर्स्ट आना उन्हें क्लास में आंसर बता के, ऐसा नहीं करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करेंगे। किसी स्टेप में इश्यू होगा तो स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाएंगे। लिखो अपने पास कॉपी में, स्टेप वाइज marks are given in numerical and even in all the question। बेटा मैथ्स में भी हम लोग यही गलती करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आंसर को नहीं करते। तो आपको रेशो निकालनी थी उनके करंट की, तो आप इजीली उनके करंट की रेशो निकाल पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और बेटा जब भी पेपर में ऐसे खतरनाक से स्ट्रक्चर बने हुए आप देखते हो, आपका कॉन्फिडेंस पहले ही गिर जाता है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, इन खतरनाक से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने लिख लेना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 और इसको इकट्ठा करके COOH, हो गया सिंपल। तो पहले सिंपल करके लिख लो, फिर सॉल्व करेंगे। इसको CH3 ये ओपन करके लिख रखा बेटा, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। हमें इसे क्लोज करना है क्योंकि बेटा हमें अपने दिल को कंफर्टेबल करना है, हमने घबराना नहीं है पेपर में। तो हमने पहले बड़े से स्ट्रक्चर को छोटा कर लेना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्लोज कर लेना है और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बेटा कितने कार्बन है मेरे पास। देयर आर टोटल 2 कार्बन हियर, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। 2 कार्बन के लिए मैं क्या यूज करूं, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस ग्रुप के लिए ओइक एसिड। और ये तो बेटा आईयूपीएसी क्या, ये तो पता ही होना चाहिए, इस पे तो पूरा टॉपिक पढ़ा तुमने इथेनोइक एसिड पे। सो इथ एन ओइक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 1 2 3। अब मैं नंबरिंग बेटा यहां से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़े या कोई साइड हमारे पास कोई भी चेन है वो पास पड़े। सो 1 2 3। 3 के लिए क्या, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पे 1 पे ओल। तो इसको हम क्या करते हैं, रूल क्या होता है, ई हटा देते हैं वोवेल साउंड, तो नेम बनता है प्रोपेनोल। प्रोपेन 1 ओल कह लो या फिर प्रोपेनोल कह लो, एक ही बात है। तो फर्स्ट का नेम आपको पता चल गया इथेनोइक एसिड, सेकंड का नेम आपको पता चल गया प्रोपेनोल, थर्ड का नेम बेटा 3 कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पे ओल था यहां बन जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेन 2 ओन। बेटा ये याद करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पिछले 5-6 सालों में जितनी भी बार आया है बेटा सिंपल ही आया है, आपको कोई भी लंबी लंबी चेन पेपर में नहीं देने वाला। अगर आपके टीचर आपको वो करवा रहे हैं तो वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं 11th एंड 12th के लिए। जनरली 10th क्लास के अंदर आईयूपीएसी का लेवल बहुत सिंपल आता है, आपको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर कोई आईयूपीएसी एनसीईआरटी में बना हुआ है तो उस आईयूपीएसी नेम को आप छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का एग्जाम में पूछने के लिए, दिस इज अ पीएच स्केल। अब हमें ये बात तो पता है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगी कि हमारे पास 1 to 14 एक पीएच रेंज होती है और उस पीएच रेंज के अंदर 1 to 7 वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, 7 to 14 वाले बेस होते हैं। अब इसमें क्या पूछा, आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास H पॉजिटिव आए या H3O पॉजिटिव आए, पहली बात अपने दिमाग को समझा लो बेटा, बच्चों को एंड तक ये दिक्कत रहती है, ये दोनों चीजें सेम है। H पॉजिटिव में जब पानी मिल जाएगा तो H2O मिलने के बाद H3O पॉजिटिव बन जाए, तो बेटा H3O का मतलब भी H पॉजिटिव आयन ही है, एसिडिक ही है। अब इंक्रीजिंग H पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग H पॉजिटिव का मतलब है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले कम H पॉजिटिव, फिर ज्यादा H पॉजिटिव, फिर ज्यादा H पॉजिटिव, फिर ज्यादा H पॉजिटिव। ये बेटा उन बच्चों के लिए है जिनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दिक्कत रही है, मैथ्स में भी और साइंस में भी। तो ऐसे बेटा सर्कल वाला मेथड है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, सबसे कम H पॉजिटिव पहले। सबसे कम H पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो सबसे कम एसिडिक, और जो सबसे कम एसिडिक बेटा उसकी पीएच सबसे ज्यादा। याद रखो, जितना कोई सब्सटेंस कम एसिडिक होगा मतलब कम H पॉजिटिव होंगे, उसकी पीएच उतनी ज्यादा होगी। तो आपके पास क्वेश्चन ये बन गया कि आपको सबसे बड़ी पीएच को पहले रखना है, सबसे बड़ी पीएच को रखना है पहले, उसके बाद सबसे छोटी पीएच को रखना है लास्ट में। जैसे 13.5 है, देन हमारे पास आ गई 11.4, देन हमारे पास आ जाएगी 9.7, देन हमारे पास आ जाएगा 8.6, देन हमारे पास 5.4, देन हमारे पास 3.6। क्लियर। तो हमने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले रखा जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन कम है, मतलब बड़ी पीएच पहले, बड़ी पीएच पहले और छोटी पीएच बाद में। बड़ी पीएच पहले और छोटी पीएच बाद में। समझ आ रही है बात। तो अगर इंक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो आपको क्या करना है, H पॉजिटिव कम पहले, इंक्रीज तो तभी होगा ना बेटा जब कम वाला पहले होगा, तो कम वाला पहले और ज्यादा वाला बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही बेटा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पता नहीं कितने ही बच्चों ने पूछ लिया होगा, पता नहीं कितनी बार
नेट पे बच्चों ने इसको सर्च कर लिया होगा, पर बच्चों के मन में इसके लिए डाउट रहता है। देखो बेटा, हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में से किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? हम ज्यादा प्रेफर करते हैं बायोडिग्रेडेबल को। तो सीबीएसई ने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, दैट क्वेश्चन इज इफ ऑल द वेस्ट वी प्रोड्यूस बिकम बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल सही। विल इट अफेक्ट द इन्वायरमेंट? अब कई बच्चे सोचेंगे कि भैया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो बायोडिग्रेडेबल तो बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ डिग्रेड हो जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो फायदा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर आएगा यस, इट विल अफेक्ट अवर इन्वायरमेंट। मतलब सोच के देखो बेटा, सारा वेस्ट ही बायोडिग्रेडेबल है तब भी हमारे इन्वायरमेंट की बैंड बजने वाली है। उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर सारा का सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या हमारे पास सफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स का नंबर कम पड़ जाएगा बेटा। अभी क्या होता है, डीकंपोजर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंगस होते हैं जो डीकंपोज करते हैं डेड डिकेइंग मटेरियल को या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को। मुझे बस इतनी सी चीज बताओ कि अगर सारा का सारा मटेरियल बेटा बायोडिग्रेडेबल हो गया तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के अंदर क्या दिक्कत आएगी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए डीकंपोजर्स कम पड़ जाएंगे। तो होगा ये कि कुछ मटेरियल हो गया हमारा डीकंपोज, कुछ मटेरियल हमारा डीकंपोज हुए बिना रह गया। मान लो इसको मान लेते हैं वेस्ट है। अब इस वेस्ट का नंबर बेटा पहले से बढ़ गया तो क्या होगा, इसका कुछ पोर्शन तो डिग्रेड हो गया, कुछ पोर्शन डिग्रेड हो गया, पर कुछ पोर्शन क्या रह गया, अनडिग्रेडेड रह गया। अगर बेटा कुछ पोर्शन अनडिग्रेडेड रह गया तो ये क्या बनेगा, हाउस फ्लाई, टर्माइट्स, नॉर्मल फ्लाइज, इनके लिए ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा और बेटा गंदगी ज्यादा फैल जाएगी। मतलब हमें लग रहा था कि सारा का सारा जो मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर सारा मटेरियल बेटा बायोडिग्रेडेबल हो गया तो इतने सफिशिएंट डीकंपोजर्स हमें नहीं मिलेंगे उसको डीकंपोज करने के लिए। इसकी वजह से बेटा सेमी डीकंपोज मटेरियल और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट वुड बी अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारियां फैलाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, इट अफेक्ट अवर एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अगला क्वेश्चन बेटा अगेन बायो का क्वेश्चन है और इस डायग्राम को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस बारे में है। बेटा आप लोगों ने चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि मदर और बच्चे के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को जोड़ के रखने वाली बेटा बच्चे की नाभि के साथ जोड़ के रखने वाली एक पाइप होती है, दैट पाइप विल बी कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। सो सपोज दिस इज प्लेसेंटा और इस प्लेसेंटा के बीच में से, इस प्लेसेंटा के बीच में से निकलने वाली एक पाइप होगी, दैट पाइप वुड बी कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ पे लेबल कर लेते हैं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज प्लेसेंटा एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की नाभि के साथ जुड़ी होती है। तभी आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की नाभि पे डॉक्टर क्या करता है, कट लगाता है इस अम्बिलिकल कॉर्ड को और वहां पे बेटा क्लिप लगा देते हैं जो थोड़े टाइम के बाद हटवानी पड़ती है। चलिए बैक टू द टॉपिक। प्लेसेंटा के फंक्शन बहुत सारे हैं बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब मैंने एक्सचेंज वर्ड क्यों लिखा बेटा, एक्सचेंज करनी है गैसेस की, CO2 और O2 की। अब CO2 किसको नहीं चाहिए, CO2 किसको नहीं चाहिए, फिटस को नहीं चाहिए। तो फिटस की बेटा वेस्ट गैस मदर की बॉडी के थ्रू बाहर निकलेगी। और बच्चे को क्या चाहिए, फिटस को ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन गेन अप करी जाएगी बाय द फिटस। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। न्यूट्रिशन, बच्चे को जो खाने पीने का सामान मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो भी मदर से जो आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे, थ्रू दिस प्लेसेंटा आएंगे। इसके अलावा बेटा प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन भी सिक्रीट करता है। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है फीमेल की बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वैसे तो बेटा प्लेसेंटा के बहुत सारे रोल्स हैं बट आपको 2 से 3 रोल्स याद रखने हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ सकता है, न्यूट्रिशन आ सकता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये पॉइंट मैंने मिस किया था, वेस्ट रिमूवल। बेटा बच्चे की बॉडी से जो भी वेस्ट है, चाहे वो CO2 है चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, वो सारा का सारा वेस्ट इसी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकलेगा। और आपको बेटा जान के बहुत हैरानी होगी कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये सारे के सारे हार्मोन्स का लेवल इसी वजह से बढ़ता है, बिकॉज अब एडिशनल हार्मोन बनाने पड़ेंगे बॉडी को बच्चे के लिए भी। सो प्लेसेंटा प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहला काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 और O2 की एक्सचेंज करवाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम एक्सक्रीशन करवाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बच्चे का मदर की बॉडी से बाहर निकलवाना है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यूट्रिशन देगा और हार्मोन भी सिक्रीट करवाएगा। नेक्स्ट बेटा रिसेप्टर पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है। हमारे जो आई है, आई में हमारे पास होते हैं फोटो रिसेप्टर,
ये आपको पता है देखने के काम आते हैं, मतलब ये विजुअल सिग्नल को रिसीव करेंगे। नोज के अंदर होते हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ईयर के अंदर हमारे पास होते हैं फोनो रिसेप्टर, जो साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अंदर बेटा स्किन नहीं दे रखी, स्किन के अंदर होता है हमारे थर्मो या टैक्टाइल रिसेप्टर। टैक्टाइल वर्ड नया होगा आपके लिए, बट आप थर्मो कर सकते हो। थर्मो रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट इन द स्किन। और यहाँ पे टंग के अंदर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, जो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इवन हमारे टंग पे अलग अलग हिस्से होते हैं बेटा टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब बिटर है, यहाँ पे बिटर होगा, साइड में स्वीट सॉल्टी, इस टाइप के रीजन्स भी बने होते हैं। नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपसे पूछ रखी है और आपको स्पेशलाइज सेल बनाने हैं। ये तो बेटा सबको पता है, प्लेनेरिया। बेटा सीबीएसई इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं और मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको कहीं ना कहीं मन में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये वीडियो बेटा आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए ही बनाई गई है। और सारे के सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर हैं। अगर कोई क्वेश्चन मॉडिफाई किया है वो जस्ट इसलिए मॉडिफाई किया है ताकि आप लोगों की नॉलेज इंप्रूव हो सके। अगर मैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करता स्टेटमेंट की तो इतने क्वेश्चन तो बेटा आप भी प्रीवियस ईयर के देख चुके होंगे, बट मेरा पर्पस ये है कि कॉन्सेप्ट वही रहे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप तक प्रेजेंट किया जा सके। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, प्लेनेरिया के अंदर ये कौन सा फिनोमिना है? रीजनरेशन का। रीजनरेशन का मतलब क्या है? एक छोटे से पार्ट से अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट करवा पाना प्लेनेरिया बहुत अच्छे से कर पाता है। ये जो है बेटा हाइड्रा, और हाइड्रा के अंदर ये क्या बन रही है? बड बन रही है। तो बड से क्या हो जाएगा? बडिंग। अब ये तो बेटा सबको पता होगा, पर एग्जाम में पूछा जाता है स्पेशलाइज्ड सेल। आपको याद रखना बेटा जो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये दोनों में रीजनरेटिव सेल है। अब आप कहोगे बडिंग में रीजनरेटिव कैसे? बेटा बडिंग में भी रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, इनको स्टेम सेल्स बोलते हैं, स्टेम सेल्स। अब कई जगह बेटा हायर क्लास में आप नियोब्लास्ट भी पढ़ोगे, बट 10th के लिए आप रीजनरेटिव सेल या स्टेम सेल याद कर लेंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ये क्वेश्चन बेटा अगेन लड्डू क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हो तो शुरू में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, दैट इज सर्किट सिंबल। दिस इज ओपन की, और ओपन की बेसिकली क्या है? ये सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करती है ऑफ सर्किट को। बेटा अगर की ही ओपन होगी तो क्या सर्किट में से करंट पास करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज अ बैटरी, क्योंकि बेटा एक से ज्यादा जब भी सेल होते हैं तो वो बैटरी होती है। कितने सेल्स की बैटरी है? इट इज अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। दिस वन इज एमीटर, यहां पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आना चाहिए था। दिस इज एमीटर, और एमीटर यूज होता है बेटा करंट को एनालाइज करने के लिए, करंट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा मुझे कमेंट में एक चीज और बताना, हाउ गैल्वेनोमीटर डिफर्स फ्रॉम दिस एमीटर। बेटा आप लोगों के कमेंट का मैं वेट करूंगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारे कमेंट्स करेंगे। जब आप कमेंट करते हैं बेटा आपकी एक सेंस इन्वॉल्व होती है, आपको लर्निंग बहुत अच्छे से होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके वो आंसर फिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? दिस इज रियोस्टैट। बेटा रियोस्टैट की कहानी बड़ी जबरदस्त है। रियोस्टैट को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। बेटा मुझे सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, रेजिस्टेंस कम करना है, तो मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करूंगा, क्योंकि जब मेरा मन करेगा मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं रेजिस्टेंस घटा दूंगा। बेटा जैसे आप लोगों ने घरों में फैन देखा होगा, फैन के साथ बेटा एक रेगुलेटर मिलता है कि पंखे को आपने 5 नंबर पे चलाना है, 3 नंबर पे चलाना है, 2 नंबर पे चलाना है। एक्चुअली हम उसमें करंट की सप्लाई को ऑल्टर करते हैं। जब हम 5 पे चला रहे हैं तो हम पूरा करंट दे रहे हैं, 3 पे चला रहे हैं तो हम करंट को कम कर रहे हैं, और 1 पे चला रहे हैं तो करंट बिल्कुल कम कर रहे हैं। मतलब करंट के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, और रुकावट डालने का काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा, बट बेटा बच्चे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्रिएट कर देते हैं फाइनल एग्जाम में। जब एग्जाम में होते हैं बेटा हम, तो सिंपल कॉन्सेप्ट भी हमारे गलत होने के चांसेस होते हैं। अभी कल एक बच्चे का डाउट था कि सर जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन होने के बाद हमारे पास ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट, बेटा दोनों ही सेम चीज होती है। चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्या होगा बेटा? सनलाइट जो पड़ेगी लीफ के ऊपर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इज डन बाय क्लोरोफिल। सो फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विल बी डन बाय क्लोरोफिल। सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा जो अंदर वाटर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
और तुम्हें बेटा पता होना चाहिए जो हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है ना, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, वो ऑक्सीजन वाटर के टूटने से ही बनती है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप क्या होगा, जो CO2 प्लांट के अंदर है वो रिड्यूस होगी, जो CO2 है उसकी रिडक्शन होगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, या तो इसमें कार्बोहाइड्रेट लिख लो या इसमें ग्लूकोज लिख लो। बेटा ग्लूकोज भी तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो दोबारा रिकैप्चुलेट करा रहा हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सेकंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट में आप लिखोगे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी थी, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। अब तुम में से कोई कहे सर केमिकल एनर्जी कौन सी, केमिकल एनर्जी बेटा जो आपके पास ग्लूकोज बना, दैट इज द केमिकल एनर्जी ऑब्टेन। सो बहुत बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। बेटा बहुत बार कर रखा है, स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई इज रेटिना, रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। और स्क्रीन के नाम पे बेटा एक चीज और याद आई, रेटिना के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, नहीं भूलेंगे, रोड सेल, कोन सेल। कलर के लिए कोन सेल और लाइट इंटेंसिटी के लिए रोड सेल, मतलब नाइट विजन के लिए रोड सेल्स होते हैं और कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कोन सेल्स होते हैं, याद रखना है। मेंशन द नेचर ऑफ इमेज, हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज सेंड टू अवर ब्रेन। देखो बेटा नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज का नेचर होता है वो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, उल्टी इमेज बन रही है हमारे रेटिना पे। बिल्कुल बेटा, आपको जान के हैरानी होगी, हमारे रेटिना पे पहले ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनती है और ये उल्टी इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं, इस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और इसको बना देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये काम होता है बेटा माइक्रो सेकेंड्स में, माइक्रो भी नैनो सेकेंड्स में, मतलब एक सेकंड का 10,000 हिस्से में। तभी तो आपको रियल टाइम में कोई ऑब्जेक्ट सीधा दिख पा रहा है, अदरवाइज क्या होता, पहले आपको ऑब्जेक्ट दिखता उल्टा, फिर उसके बाद उसकी इमेज बनती सीधी, जबकि ऐसा नहीं होता बेटा, हमें ऑब्जेक्ट रियल टाइम में ही सीधा दिखता है, बिकॉज ये काम बहुत फास्ट होता है। ध्यान से समझेंगे, लाइट आई हमारी आईज के अंदर, लेंस पे पड़ी, लेंस ने उसको फोकस करवाया रेटिना पे, फोकस कराने के लिए फोकल लेंथ चेंज किसने की, सिलियरी मसल्स ने। रेटिना पे जैसे लाइट पड़ी वहां पे बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, सिग्नल क्रिएट होता है, आप 10th में ये समझ लो। उस सिग्नल को कैरी करेगी ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी ब्रेन के किस लोब में, कमेंट करो। हमारा जो विजुअल परसेप्शन है ब्रेन के किस लोब के अंदर इंटरप्रेट होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और ब्रेन उसको समझ जाएगा एज अ कंप्लीट इमेज और हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द केसेस। बेटा मैंने जितने भी पेपर देखे हैं ना, आपको कंफर्म ऑप्टिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी पेपर सेट करे, CBSE का हो, HBSE का हो, किसी भी बोर्ड का हो, बेटा कॉन्वेक्स कॉन्केव के न्यूमेरिकल पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ द रे डायग्राम व्हेन F इज इक्वल टू U, F इज ग्रेटर देन U, F इज लेस देन U। चलिए इस डायग्राम को बनाने के लिए बेटा, समझने के लिए चाहे हमें 1 मिनट लगाना पड़े, बट अगर ये तुमने अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारे 3 नंबर सेव हो सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि मैं 3 बार ये सेम डायग्राम क्यों बना रहा हूं बेटा, क्योंकि 3 केसेस मुझे आपको समझाने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। हो सके बेटा एक बार आप लोग भी अपनी नोटबुक में ये बना लो, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तभी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अभी तक के जो कुछ क्वेश्चन थे वो सिर्फ थ्योरेटिकल थे, बट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा सामने ध्यान हो, यहाँ पे हमारे पास पोल है, ये है हमारे पास फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये थोड़ा सा भी बेटा बच्चा साइंस जानता है उसको पता है। एक होता है पोल, पोल से इक्वल डिस्टेंस पे फोकस और फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरे पास केस बनता है बेटा, जो U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो F के इक्वल है। F क्या होती है, दिस इज F। अगर बेटा U और F इक्वल है तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, यहां पे रखा जाएगा। क्लियर, क्योंकि बेटा U जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और F जो है वो फोकल लेंथ है। ये दोनों अगर बराबर हैं तो मेरे पास ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, फोकस पे रखा जाएगा। सॉर्टेड है। सेकंड, अगर मेरे पास केस बनता है U जो है वो F से छोटा है, मतलब फोकल लेंथ से छोटी है U, तो ये अगर मेरे पास फोकल लेंथ है तो U को मुझे F के अंदर रखना पड़ेगा, तो केस बन जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। तीसरा केस, अगर मेरे पास U बड़ा है F से
अब वो कितना बड़ा है ये नहीं बता रखा, तो ये बात तो कंफर्म होगी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एफ के इधर बनेगा, तो यहां भी बन सकता है, सी पे भी बन सकता है, इससे भी इधर बन सकता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं दिया, एफ से तो बड़ा बताया बट कितना बड़ा है ये नहीं बताया, तो हमें ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं रखना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर इनके रे डायग्राम्स पूछे तो इसमें रे डायग्राम बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। आपको पता है इमेज इसमें इंफिनिटी पे बनती है। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, तो केस में आपको याद होगा ये एकमात्र ऐसा केस है जिसके अंदर इमेज बड़ी बनती है और इरेक्ट बनती है, यहां कहीं आप इमेज बनाते थे। और ये वाला केस आएगा बियॉन्ड एफ, और बियॉन्ड एफ में तो F4C वाला केस आ सकता है, HC आ सकता है ना। इसके अंदर इमेज उल्टी बनती है पर उसका साइज डिफर करेगा जैसे जैसे आप केसेस को चेंज करोगे। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली गट फीलिंग है कुछ ना कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड आएगा फाइनल बोर्ड्स में। या तो वो आपसे रे डायग्राम ड्रॉ करवा लेंगे या फिर आपको रे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ होगा, उसकी बेसिस पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के न्यूमेरिकल को सोल्व करना होगा। सच सच बताना बेटा कमेंट सेक्शन में, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस से बिल्डअप हुआ? ये वीडियो बेटा बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस था कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जीरो से यहाँ पे पहुंच जाए। हम लोगों ने बेटा तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट की होती है, बट हमारा ब्रेन हमें डराता है कि हमें बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। कोई फ्रेंड आके आपको कहेगा कि भाई तूने ये वाला क्वेश्चन किया, कल के एग्जाम में तो ये कंफर्म आ रहा है। बोर्ड के पेपर से पहले, मतलब इवन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भी बच्चे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। बेटा पेपर किसने सेट किया? क्या पेपर उनके चाचू ने सेट किया? क्या पेपर उसके मामू ने सेट किया? पेपर बेटा सीबीएसई ने सेट किया है और हम लोग सिर्फ अपना गेस वर्क लगा सकते हैं। और आपको किसका गेस वर्क फॉलो करना है? अपने टीचर्स का, जिनको एक्सपीरियंस है बेटा पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करने का। अपने बेटा 10th क्लास में पढ़ते हुए दोस्त का गेस वर्क फॉलो नहीं करना, वो भी आप ही की तरह पहली बार 10th का पेपर दे रहा है। तो अपने दिमाग को जितना स्टेबल रखोगे, काम रखोगे, उतने ज्यादा बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओ, जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बिलो कॉन्फिडेंस में जाओगे तो जितना आपको आता होगा बेटा उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायो। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपसे ये बहुत प्यारे प्यारे ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया है। क्या आपको पता है बेटा किडनी के ऊपर बेटा कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन कैप लाइक स्ट्रक्चर का एक खास नाम होता है। चलिए पहले एक बहुत प्यारी सी यहाँ किडनी बनाते हैं, दिस इज अ किडनी, और इस किडनी के ऊपर बहुत प्यारी सी एक कैप बनाते हैं और इस कैप का नाम तुम्हें पता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। या एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम हो सकता है इमरजेंसी ग्लैंड। अब इमरजेंसी किस चीज की बेटा? इमरजेंसी का मतलब है जब भी बॉडी के अंदर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो इमरजेंसी ग्लैंड क्या करेगा? एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करेगा। एड्रेनलिन बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, इट इज अ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। और ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन उस सिचुएशन से निपटने के लिए आपकी हेल्प करेगा। बेटा सिंपल सी बात है, आप ट्यूशन से घर जा रहे थे एंड सडनली आप बहुत मस्ती में अपनी एक्टिवा चला रहे हैं एंड सडनली एक जो डॉगी बैठा है आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया। अब डॉगी आप पे अटैक करेगा, आपके पीछे दौड़ेगा, सडनली आपकी बॉडी के अंदर बेटा कुछ सेंसेशंस बदल जाएंगी। क्या सेंसेशन बदलेंगी? एकदम से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। क्या सेंसेशन बदलेंगी? एकदम से आपके पसीने छूट जाएंगे। तो ये जो सारा का सारा मैकेनिज्म एकदम से आपकी बॉडी के अंदर हुआ, वो किसने करवाया? एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन बेटा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है जो इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रश क्रिएट हो सके। एनर्जी रश क्यों क्रिएट करवाना है बेटा? उस सिचुएशन से भी तो निपटना है, आपको दौड़ना भी तो पड़ सकता है। अगर आप पैदल होते तो आप बहुत तेज दौड़ते, है ना? तो उसको दौड़ने के लिए बेटा आपकी लेग्स को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो इसी एनर्जी रश के लिए यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो यहीं पे पूछा हुआ फंक्शन लिखना था और आपको इसमें ग्लैंड बताना है। दिस ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड और इमरजेंसी ग्लैंड। नेक्स्ट वन, सेक्स ऑफ अ न्यूली बोर्न चाइल्ड इज जस्ट डिसाइडेड बाय चांस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रोमोसोम एंड कॉम्बिनेशन बिहाइंड इट। बेटा ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग फॉर्म में समझ लेते हैं, है ना? मान लो बेटा एक है सुनीता देवी, ठीक है, एक है रमेश लाल। अब सुनीता देवी के आगे बेटा जो हम सिंबल बनाएंगे याद रख लो, सुनीता देवी के आगे जो हम सिंबल बनाएंगे ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है सिंबल, और रमेश लाल के आगे जो सिंबल बनाया ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने क्या देखा, हमने बेटा इनके गैमेट्स को एनालाइज किया, तो जो सुनीता देवी ने एग प्रोड्यूस किए
तो सुनीता देवी ने बेटा एग्स प्रोड्यूस किए, उन एग्स के अंदर क्रोमोसोम क्या थे, XX थे। उन एक्स के अंदर क्रोमोसोम क्या थे, एक्स थे बेटा, आपको पता है फीमेल में क्रोमोसोम एक्स ही होते हैं। बट जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए रमेश लाल से बेटा, उन स्पर्म्स में या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम हो सकता है। क्लियर। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये जो स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, ये जो स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, इनकी जो ये फ्यूजन होती है बेटा वो रैंडम होती है। इनकी जो ये फ्यूजन होती है दैट इज रैंडम इन नेचर। अभी तो यहां पे लिखा गया है बाय चांस। क्या आपने मेंडल चाचू का एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है ऑल द गैमेट्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर एंड देयर असॉर्टमेंट इज इंडिपेंडेंट। ये स्पर्म बेटा इस एग के साथ जाके फ्यूज करे या ये स्पर्म फ्यूज करे, इस बात को पहले से कोई भी प्री डिटरमाइन नहीं कर सकता। क्लियर। सो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन आपको बताने हैं, XX कंबाइन हुए तो फीमेल बनेगी, मतलब डॉटर पैदा होगी, और XY कंबाइन होगा तो सन पैदा होगा उस कपल के घर पे। और साथ में ये जो हुआ बेटा ये बाय चांस हुआ, ये जो XX XY कॉम्बिनेशन बने इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस इज ऑलवेज रैंडम एंड बाय चांस। तो ये चांस वर्ड का मतलब यहाँ पे यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हम लोग बेटा मेंडल चाचू की बात कर रहे थे और मेंडल चाचू यहाँ पे सामने प्रकट हो गए। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं मेंडल चाचू को, और मेंडल चाचू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फाइंड आउट द रेशियो पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। बेटा आपकी साइकोलॉजी बता देता हूं, जब भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन आता है, आप अग्री करोगे इस बात से, जब भी जेनेटिक्स का बड़ा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, या फिर केमिस्ट्री का कोई बड़ा सा हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ आता है, या फिर बायो के अंदर बहुत अजीब सी आपको लेबलिंग दिख जाए, या फिर फिजिक्स के अंदर आपको बहुत बड़ा सा ऑप्टिक का कोई डायग्राम दिख जाए, आप 50% कॉन्फिडेंस अपना पहले ही लो कर देते हो। बेटा आपको नहीं पता होता वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं, पर ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये हमें डरा देता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, आपसे नहीं होने वाले। ध्यान से सुनेंगे। वो कह रहा है F2 जनरेशन के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले क्या लिख लेते हैं, F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो। क्या हमें पता है, ये रेशो थी 9:3:1। बिल्कुल सही है। अगर तुम में से किसी को याद हो, इस डाई हाइब्रिड रेशो में हमारे पास 9 क्या था, राउंड येलो। 9 हमारे पास क्या था, राउंड येलो था। 1 हमारे पास क्या था, रिंकल्ड ग्रीन था। अब तुम कहोगे सर हमने तो पेरेंट्स भी यही लिए थे, हमने तो जब क्रॉस करवाई थी पेरेंट्स भी तो यही लिए थे। इसको डाउट हो एक बार क्रॉस खोल लेना, हमने पेरेंट्स भी यही लिए थे। बट ये जो 3 होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये नए कॉम्बिनेशन होते हैं। तो नए कॉम्बिनेशन क्या पेरेंट जैसे थे, नहीं थे, तो इनको हमने क्या लिख दिया, नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल को क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। न्यू को क्या लिख सकते हैं, हाइब्रिड। तो बेटा जो नई वैरायटीज हमें मिली, जो हमें नई वैरायटीज मिली, वो नई वैरायटीज हमें मिली ये वाली, और जो हमें पुरानी वैरायटीज मिली, वो पुरानी वैरायटीज क्या मिली, ये मिली। अब निकालनी है बेटा इसकी रेशो। कैसे निकालेंगे, 9 और 1 हमारे पास कौन से हैं, पेरेंटल टाइप हैं, तो इसको लिख दिया मैंने 10। 3 और 3 मेरे पास क्या है, 3 और 3 मेरे पास क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन है, नॉन पेरेंटल है, इसको क्या लिख दिया 6। रेशो निकाल लो 10:6। अगर और सॉल्व करने का मन हो तो इसका क्या लिख देंगे, 5:3 वुड बी द आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, और साथ में बेटा यहाँ पे मेंडल चाचू का लॉ भी पूछा है। और मेंडल चाचू का जो लॉ होगा दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है लॉ, पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है, ऑल द गैमेट्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर एंड देयर असॉर्टमेंट इज इंडिपेंडेंट। बेटा गैमेट कहता है कि भाई मेरी मर्जी है, मैं किसी दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज हूं, माई लाइफ माई रूल्स। मतलब गैमेट्स का ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। गैमेट कह रहा है कि भाई मेरे को ना कोई बताओ कि मैंने किसके साथ फ्यूज करना है, मेरा मन करेगा मैं किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ फ्यूज करूंगा, मेरा मन करेगा मैं किसी के साथ भी फ्यूज ना करूं। सो गैमेट्स की टैगलाइन क्या है, माई लाइफ माई रूल्स, और यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच। आपको ए और बी को बताना है क्या है और उसका एक फंक्शन। बेटा ए आपको पता है, ये जो खास तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज ओविडक्ट बोल लो, चाहे इसको बेटा ओविडक्ट बोल लें या फिर इसको बोल लें फैलोपियन ट्यूब, एक ही बात है। आइदर यू कैन से फैलोपियन ट्यूब और यू कैन से ओविडक्ट। अब फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट क्या है, दिस इज बेसिकली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है बेटा। ये वो जगहें हैं जहां पे स्पर्म और एग आपस में एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये जो पार्ट है बेटा, जो ये बी पार्ट है, दिस बी पार्ट इज बेसिकली, मतलब ये अगर ऊपर होता थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन जो होता है वो है यूट्रस। वैसे तो इसको भी आप यूट्रस ही लिख के आएंगे एग्जाम में। मैं एक बार सारी लेबलिंग बता देता हूं। दिस वन इज वेजाइना व्हिच रिसीव द स्पर्म्स,
ऊपर वाला पोर्शन है सर्विक्स जो मिलके बर्थ कैनाल बनाता है, इसके ऊपर होता है यूट्रस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 9 मंथ की जो जर्नी है बच्चे की वो इसी यूट्रस के अंदर कंटिन्यू होने वाली है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसके 9 मंथ के लिए जो मदर के वूम्ब में रहता है, तो वूम्ब वर्ड भी इसके लिए हम लिख सकते हैं, मदर के वूम्ब में जब ये बच्चा रहता है तो दिस इज यूट्रस। यूट्रस का काम होता है वो प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करना बच्चे को, फिटस को, ताकि वो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सके। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है if we dip a zinc strip in aluminium sulfate solution and in copper sulfate solution, तो कर लेते हैं बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेते हैं। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, मेरे साथ साथ ये फॉर्मूला 3 बार बोलेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस, मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट एरर्ड फॉर्मूला ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। बेटा इतना गलत करते हैं बच्चे इस फॉर्मूला को एल्यूमिनियम सल्फेट के, तो मेरे साथ साथ बोलेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट के चक्कर में दूसरा जो है हमारे पास वही भूल गया कौन सा, कॉपर सल्फेट। चलिए सेकेंड है हमारे पास कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला CuSO4, बिल्कुल सही। अब हमने क्या किया बेटा, दोनों में जिंक को डाल दिया, जिंक की स्ट्रिप को डाला। बेटा जिंक आके एल्यूमिनियम को कहेगा कि भैया मैं आपको डिस्प्लेस कर लूं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि क्या मैं आपको डिस्प्लेस कर दूं। एल्यूमिनियम कहेगा चल भाग यहां से, तू मेरे को क्या डिस्प्लेस करेगा। औकात सीरीज में एल्यूमिनियम कहेगा कि मेरी औकात तेरे से बहुत बड़ी है। सो एल्यूमिनियम जिंक को अपने आप को डिस्प्लेस ही नहीं करने देगा, तो आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। भाई कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, जिंक बेचारा एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अब जिंक को आया गुस्सा, जिंक कह रहा है कि भाई मैं तो किसी ना किसी को डिस्प्लेस करूंगा, और इसकी नजर पड़ती है अपने पड़ोसी पे, ये कह रहा हाँ कॉपर की मेरे सामने क्या औकात, इसको तो उखाड़ फेंकेंगे। तो जब जिंक की रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट, और बेचारा रोता बिखलाता कॉपर हो जाएगा अलग। बेटा सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, बिकॉज रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाएंगे दैट वेदर द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है आप लैब में काम कर रहे थे, अब मान लो चमन लाल बेटा लैब में काम कर रहा है और उसने गलती से एसिटिक एसिड या विनेगर को मिक्स कर दिया बेकिंग सोडा में। वो कह रहा है बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है और इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। देखो बेटा चमन लाल के जीवन की कहानी, चमन लाल के जीवन में बेटा बहुत दुख है। उसने क्या किया, बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स कर दिया। अब जब चमन लाल ने बेटा बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स किया तो उसने देखा कि यार बबल्स निकले बहुत जबरदस्त से, और इसका नाम क्या है, ब्रिस्क एफरवेंस है। प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COONA, है ना। चमन लाल को इससे तो क्या ही लेना है, साथ में H2 और साथ में बेटा बहुत खूबसूरत से बबल्स निकले, और इस बबलिंग इफेक्ट को बोला जाता है ब्रिस्क एफरवेंस। इस बबलिंग इफेक्ट को बोला जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। तो ब्रिस्क एफरवेंस इज द बबल्स प्रोड्यूस्ड बाय द CO2। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कई बच्चे कहेंगे सर न्यूट्रलाइजेशन में तो प्रोडक्ट सोल्ट एंड वाटर बनता है, यहाँ पे तो बन रहा है सोल्ट और वाटर, और साथ में बेटा CO2 इसलिए निकलेगी क्योंकि यहाँ पे जो एसिड के साथ हमने बेस रिएक्ट किया वो सोल्ट था, वो बेसिक सोल्ट था, बेस नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे CO2 रिलीज करेगी। अगला क्वेश्चन बेटा फूड वेब से रिलेटेड है, आपको स्ट्रक्चर देख के ही पता चल गया होगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर बेटा फूड वेब, और इसके अंदर इंटरकनेक्शन आपको दिखेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। अब देखो यहाँ पे ये जो है स्नेक है या ये फिर फोक्स है बेटा, इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां। ये जो बेटा फोक्स है इसके जीवन में खुशियां ही खुशियां क्यों है, इसके पास बेटा खाने का मेन्यू रेडी है, इसका मन करेगा ये जंगल में जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म को उठाएगा और खा लेगा, और थैंक्स बोलेगा किसको, फूड वेब को, कहेगा फूड वेब तेरा थैंक्स, तूने मेरे को ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स दिया खाने के लिए। देखते हैं बेटा यहाँ पे एरोस किस किस से आ रहे हैं, मतलब ये उस ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। ये बेचारा बन्नी है ना, जंगल में निकला ही था, इसने दबोच लिया, खा लिया इसको। दूसरा एरो देखते हैं कहां से आ रहा है, दूसरा एरो आ रहा है इससे। बेटा फोक्स छोटे जानवर को, डियर को क्या ही समझेगा, या फिर यहाँ पे गोट दिख रही है बकरी को क्या ही समझेगा, इसको खा लेगा। तीसरा यहाँ पे क्या, स्नेक को, फोक्स स्नेक को भी नहीं छोड़ेगा। तो मतलब फूड वेब ने एक ऑर्गेनिज्म को बेटा ऑप्शंस दिए, फूड वेब प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स टू एन ऑर्गेनिज्म, और ये जबरदस्त बात हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। सो एडवांटेज में आप लिख सकते हैं।
बेटा दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आपके पास साइंस का पेपर है और साइंस के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, तो आपको कंपाउंड एक्स वाले क्वेश्चन कंफर्म मिलते हैं। अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद वाई टू प्रोड्यूस जेड। अब ये क्वेश्चन करने में बेटा इक्वल रिस्क होता है। अगर आपने एक को गलत आइडेंटिफाई किया तो बाकी सारे गलत आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बट अगर आपने एक को सही आइडेंटिफाई कर दिया बेटा, फिर तो आपकी मौज लग जाती है। आप 5 नंबर बिल्कुल फटाफट से एक्वायर कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर ही। तो अपने रिस्क पे आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, बट अगर चॉइस में कोई क्वेश्चन हो तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। चलिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो बेटा, आप ध्यान देंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जैसे कंपाउंड एक्स है तो इसको अंडरलाइन कर दो। क्लूज को ढूंढ रहा है सबसे पहले बेटा, अपने आप को एक डिटेक्टिव समझना है और आप क्लूज को ढूंढ रहे हो। सबसे पहले वो कह रहा भैया ये तो व्हाइट पाउडर है, जब वो पानी के साथ मिलता है तो बी तो बनाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। बेटा अगर हीट निकलती है तो दिमाग को कहो कि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें तो हीट निकल रही है। द कार्बोनेटेड वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन ताजमहल। वाह, ताजमहल। अब शाहजहां को थोड़ी ना पता था कि है ना उसके ताजमहल की बातें केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी होंगी आने वाले कुछ सालों में। तो अब यहाँ पे हमें कुछ क्लूज मिले हैं, उन क्लूज के बेसिस पे बेटा मेरे को ये पता होना चाहिए कि ताजमहल का फॉर्मूला होता है CaCO3। ताजमहल बना होता मार्बल से, तो इसका फॉर्मूला CaCO3। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं किसमें, CaOH ट्वाइस में, तो बनता है ताजमहल का ये CaCO3। तो उसने क्या कहा क्वेश्चन में, कार्बोनेटेड वर्जन ऑफ दिस प्रोड्यूस ताजमहल। अब ये कहां से आया होगा, ये आया होगा एक व्हाइट पाउडर से। CaO में जब वाटर मिलाया तो बना CaOH ट्वाइस प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो हमारे पास ये जो है ये क्या है, X है। CaOH ट्वाइस क्या है, Y है। ये मेरे पास Z है, या अगर नहीं दिया हुआ तो आप देख लेना। तो इस तरीके से बेटा ऐसे रिडल बेस्ड क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को दोबारा एनालाइज करो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कंपेयर दीज टू स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा आपको जान के हैरानी होगी, इवन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे भी क्वेश्चन आ रखा था उसके फंक्शन को लेके। बेटा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं छोटी दीदी, दिस इज छोटी दीदी। अब छोटी दीदी के बगल में एक बड़ी दीदी भी है, तो इसके लिख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उर्फ उर्फ बड़ी दीदी। अब ये बड़ी दीदी और छोटी दीदी बेटा साथ में रह रहे हैं और दोनों ने अपने काम बांटे हुए हैं। सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है आपकी पूरी बॉडी की लेंथ से भी ज्यादा, तो इसको स्मॉल की बोला जाता है बेटा इनके डायमीटर की वजह से। लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, वाइड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होती है, और इनकी थिकनेस के बेसिस पे इनके नेम पड़े हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फंक्शन की बात करें बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है विलाई, और ये एब्जॉर्ब करती है किसको, न्यूट्रिएंट को। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई होती है, नो विलाई। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कहीं सोर्स में लिखा भी हुआ है, बट लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा कोई भी विलाई प्रेजेंट नहीं होती, और ये करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब तुम कहोगे वाटर की एब्जॉर्प्शन क्यों करनी है, बेटा जो भी आपका एक्सक्रीटा मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, बॉडी के अंदर भेज देगी, और बाकी जो सॉलिड वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन एसेंट ऑफ सैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन ट्रांसलोकेशन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डाउट कमेंट्स में बेटा भरे पड़े होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक प्लांट है बेटा, उस प्लांट ने सॉइल में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब तो करने हैं, साथ में एब्जॉर्ब करना है वाटर। तो जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा प्लांट, तो वाटर को जो अपवर्ड मूव करना है पूरी प्लांट की बॉडी में जाइलम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप। तो असेंट ऑफ सैप क्या है, असेंट ऑफ सैप इज द अपवर्ड मूवमेंट। किसकी अपवर्ड मूवमेंट है, वाटर की। किसके थ्रू है, जाइलम के थ्रू। तो जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट है जाइलम के थ्रू प्लांट में, दैट इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप। सेकेंड है हमारे पास ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। सरफेस ऑफ लीफ से जो पानी का लॉस होता है अभी बताया था, एंड ट्रांसपीरेशन कोज कूलिंग। थर्ड है हमारे पास ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड
थ्रू फ्लोएम। बेटा खाना कहाँ पे बनता है? लीफ में बनता है। क्या लीफ में ही खाना बना रहे? नहीं, खाना बेटा लीफ में बनेगा, बट लीफ में जो खाना बना है उसको पूरी बॉडी में प्लांट की सर्कुलेट कराने का काम करेगा फ्लोएम। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मींस ट्रांसफर ऑफ फूड इन द होल बॉडी ऑफ द प्लांट। चलिए बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एक पैरेलल रेज है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक अधूरा रे डायग्राम आपको मिलेगा और आपको उसको कंप्लीट करना होगा। ये पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज आपको पता है बेटा कहां पे कॉन्सेंट्रेट होती है? फोकस पे। अब यहां पे बेटा एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज फोकस, दिस इज फोकस, तो ये पैरेलल रेज कहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? फोकस पे। पर भैया ये लेंस तो डाइवर्जिंग है, तो अगर ये डाइवर्जिंग है तो ये कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगी? बेटा इसकी सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रापोलेशन आएगी, सिर्फ इसकी एक्स्ट्रापोलेशन आएगी यहां तक। एक्चुअल में ये डाइवर्ज कर चुका है रे को, बट उसकी जो एक्स्ट्रापोलेशन है वो कहां पे आएगी? इट विल फॉल ऑन द फोकस। नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, थोड़ा सा डार्क कर देता है बेटा। इस टाइप से जो सारी रेज हैं इनकी जो एक्स्ट्रापोलेशन होगी वो एक्स्ट्रापोलेशन कहां पे आने वाली है? फोकस पे आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिजिक्स का क्वेश्चन है और अच्छे अच्छों की हवाइयां छूटती हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, तो एक बार ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू मीडियम B इज 9/7। बेटा ध्यान से सुनना, n लिखेंगे यहाँ पे, मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू मीडियम B को लिखते हैं ऐसे, A आएगा नीचे, B आएगा ऊपर। कितना दे रखा है? 9/7। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 9/7। देखो बेटा यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं, n A विद रिस्पेक्ट टू B, A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू 9/7। क्या मैं इसको लिख सकता हूं VA, सॉरी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं VB बाय VA, VB बाय VA इज इक्वल टू 9/7? लिख सकते हैं। Which medium will have more velocity of light? बेटा सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा VB बाय VA इज इक्वल टू 9/7। तो इसका मतलब क्या है? VB जो है वो 9/7 इंटू VA है, या फिर मैं कहूं VB इज इक्वल टू 1.2 समथिंग भी आ जाए इंटू VA है, तो मतलब VB जो है वो बड़ा होगा VA से। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें ये पता चल गया वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी B में इन कंपैरिजन टू A। फिर वो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन B। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन A इज गिवन 1.4, VA है 1.4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, इसमें VA की वैल्यू को पुट करो, VB की वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इस पे भी बड़ी बार क्वेश्चन आया है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। कोई कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेटा डीकंपोजिशन पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डीकंपोजिशन के 3 टाइप बहुत अच्छे से कर लेना। तो आपको इसमें एग्जांपल देने हैं, फोटोलाइटिक का दे दो, इलेक्ट्रोलाइटिक का दे दो, या फिर थर्मल डीकंपोजिशन का FeSO4 वाली रिएक्शन है, या फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली रिएक्शन है, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली रिएक्शन है। तो आप कोई भी रिएक्शन इसमें मेंशन कर सकते हैं। C6H6 बेटा बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गट फीलिंग है बेटा बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में से कुछ ना कुछ आपके पास आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, क्लियर। और इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड एनालाइज करने हैं, चलो अलग से बनाते हैं। दिस इज बेंजीन। अब इस बेंजीन के अंदर बेटा होते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो बना दें, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया यहाँ और यहाँ। पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अच्छा सा बनाना आना चाहिए। यहाँ पे क्या लगेगा? 1 2 3 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हर इस पे लगता है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा देंगे एक हाइड्रोजन, बिल्कुल। अब बेटा काउंट करते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पहले तो सिंपल है, डबल बॉन्ड का नंबर यहाँ पे होगा 3। देख ले कौन सा, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, क्लियर। सिंगल बॉन्ड का नंबर देखते हैं कितना है बेटा। सिंगल बॉन्ड 2 होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितना है? 1 2 3, डबल भी 3, सिंगल भी 3। बट अगर मैं बात करूं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, सो टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड विल बी 9। और अगर वो आपसे अलग से पूछ लेता तो आप अलग से बता दोगे कि कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड हैं, क्लियर। अब वो कह रहा है एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल और एक एक्वेटिक। बेटा ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल। तो फटाफट से बेटा 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, इन 3-4 क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बेटा ग्रास इंसेक्ट, एरोज का ध्यान रखेंगे, पहले भी बताया एरो उल्टे हुए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ग्रास इंसेक्ट
इंसेक्ट के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, और क्योंकि उन्होंने 4 ट्रॉपिक लेवल बोले हैं, अगर नहीं बोले तो आप कितने भी बनाओ, बट 4 बोले हैं तो हम यहाँ पे 4 ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे। पर ये मत भूलना कि नीचे T1, T2, T3, T4 आप जरूर मेंशन करेंगे। T1, T2, T3, T4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक्वेटिक, पानी में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन शायद आपको पता होगा, ये छोटे छोटे क्या है बेटा, क्रिएचर्स हैं जो पानी की सरफेस पे होते हैं। दीज आर बेसिकली प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आ जाता है जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल स्मॉल क्रिएचर्स जो कि क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। देन हमारे पास क्या होती है, स्मॉल फिश, छोटी मछली, दैट इज T3, और फिर हमारे पास आ जाएगी बड़ी मछली, दैट इज T4। और अगर T5 पूछ लेते तो ह्यूमन बीइंग लगा सकते हो। तो ये एग्जांपल हमारे पास आ गया बेटा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। ये भी बहुत बार पूछा गया बेटा क्वेश्चन कि हाउस होल्ड सर्किट में कौन सा कनेक्शन ज्यादा बेटर है। ये कनेक्शन होगा बेटा पैरेलल और ये कनेक्शन होगा सीरीज। अब मेरे साथ साथ ये 3 पॉइंट रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सीरीज और पैरेलल में, सीरीज के नुकसान बता रहा हूं क्या है। सीरीज में बेटा हमें सेपरेट स्विच नहीं मिलते। बेटा मान लो मैं आप लोगों के घरों के फैन और लाइट्स को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो आप जब ऑन करेंगे लाइट तो साथ में पंखा भी ऑन होगा, है ना। जब पंखा ऑन हो जाएगा इस मौसम में तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। सो सीरीज में हमें सेपरेट स्विच नहीं मिलते। दूसरा बेटा सीरीज की दिक्कत क्या है, हमें वोल्टेज भी डिफरेंट मिलती है। किसी को वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, किसी को वोल्टेज कम मिलेगी, जबकि पैरेलल में हर अप्लायंस को इक्वल वोल्टेज मिलती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि सीरीज में बेटा एक अप्लायंस खराब होगा ना तो बाकी भी अप्लायंस खराब हो जाएंगे। मान लो मैंने तुम्हारे घर के जो अप्लायंस हैं वो सीरीज में जोड़ दिए, तो एक अप्लायंस के खराब होते हैं बाकी अप्लायंस भी खराब हो जाएंगे। तो जो एडवांटेज सीरीज के हैं वो पैरेलल के क्या बन जाएंगे, एडवांटेजेस बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन कॉपर टी का। कॉपर टी एक खास तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है बेटा जो फीमेल यूज करती है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है इट इज अ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन का मतलब क्या है, जो हमने डायग्राम में यूट्रस देखा था ना, तो यूट्रस में लगने वाला डिवाइस है कॉपर टी। और कॉपर टी रिलीज करता है बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे बेटा, ये स्पर्म्स के दुश्मन है। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आर द एनिमीज ऑफ द स्पर्म, मतलब ये स्पर्म के हैं दुश्मन। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, या तो स्पर्म की स्पीड को स्लो कर देंगे, या तो स्पर्म की स्पीड को स्लो कर देंगे, या स्पर्म को किल कर देंगे। बेटा फेगोसाइटोसिस तक करा देते हैं, 11th-12th की टर्म है, मतलब स्पर्म की किलिंग आप समझ सकते हो, या फिर स्पर्म को स्लो कर देंगे। अब सोच के देखो बेटा, स्पर्म की मूवमेंट अगर स्लो होगी तो क्या स्पर्म एग तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। और अगर स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो डेवलपमेंट ऑफ यंग वन भी नहीं होगी। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिक्स। एग्जाम में बेटा आ रखा है काफी बार एसी डीसी पे। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, नाम से पता चल रहा है बेटा ऑल्टरनेटिंग मतलब इसके फेज जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है। क्लियर। अब आप लोगों ने बेटा 9th क्लास के फिजिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा दैट दिस इज अ कंप्लीट ऑसिलेशन। यहां से लेके यहां तक क्या होती है, एक ऑसिलेशन होती है। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक इवेंट 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। मेरा सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, आपकी मम्मी ने आपको कस के चांटा लगाया, 1 सेकंड में आपको कितने चांटे लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी चांटा लगने की। तो एक्चुअल में बेटा 1 सेकंड में इतने चांटे तो क्या ही खा लोगे, बट कोई भी इवेंट 1 सेकंड में कितनी बार होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड। तो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये जो मैं समझा रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 50 ऑसिलेशन होने वाली हैं 1 सेकंड के अंदर। बिल्कुल सही। क्या मैं 50 ऑसिलेशन को, एक ऑसिलेशन को 2 फेज लिख सकता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैं 50 ऑसिलेशन को लिख दूंगा 100 फेज, क्योंकि एक ऑसिलेशन के अंदर कितने फेज हैं, 2। 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 फेज। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर 100 फेज चेंज हुए 1 सेकंड में तो सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछती है, बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट में एक फेज कितने सेकंड में चेंज हुआ। द आंसर वुड बी 1/100th ऑफ द सेकंड। तो जगह जगह बेटा जो बुक्स में लिखा जाता है ना 1/100 सेकंड, तो वो 1/100 सेकंड ऐसे निकाला गया है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने एक जो ऑसिलेशन है उसके अंदर 2 फेज मान ली, तो 100 को इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद हमारे पास आंसर निकल जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फ्लावरिंग प्लांट पे कोई क्वेश्चन मिल सकता है। दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट होता है जिसने पोलन ग्रेन को रिसीव करना है। जो ये है ये क्या है, ये एंथर है,
और एंथर का काम क्या है, पोलन ग्रेन्स को बनाना। जो मेल गैमेट है बेटा, मेल गैमेट 10th लेवल पे आप समझ सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट्स ही हैं। एक्चुअल में मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर होता है। बस आप ये याद रखो, एंथर ने बनाने हैं पोलन ग्रेन, सिग्मा ने पोलन ग्रेन्स को स्टिक कराना है। और जो सी पार्ट है बेटा सेपल, ये जो सेपल है बेटा, ये सेपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन पार्ट है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। अभी बेटा इस पे एक क्वेश्चन ये भी आ रखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, सेपल एंड पेटल शेड ऑफ। सेपल पेटल झड़ जाते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसका क्या काम। अब फ्लावर कहेगा कि भाई अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, अब भागो यहां से। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फ्लावर को पता था कि भाई अगर सेपल नहीं होंगे, रंग बिरंगे पेटल्स नहीं होंगे, तो कोई भी इंसेक्ट उस फ्लावर तक आएगा ही नहीं। तो पहले जब तक जरूरत थी तब तक तो रखा, और फर्टिलाइजेशन होते ही भगा दिया जाएगा। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल और पेटल का कोई भी रोल नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर लिखना, क्या किसी ऐसे आप फ्रूट या वेजिटेबल के बारे में जानते हो जिसके पास सेपल और पेटल बचा रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। क्लियर। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली बेटा इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, पेन डाउन करने के बाद आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन भरे लगे हों, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बेटा, आप पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देखी है बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, यू एक्सपीरियंस मिरेकल। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।